हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सी रजनी अग्रवाल। कैसे हो आप सब लोग? वेलकम टू माय न्यू वीडियो। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को सॉरी बोलना चाहूँगी। काफ़ी टाइम से मैं वीडियो नहीं डाल रही थी। थोड़ा सा मैं ऑक्यूपाइड थी अपने वर्क के अंदर, तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था। बट अब मैं आपको बोल रही हूँ कि अब मेरी कोशिश रहेगी कि रेगुलर वीडियोज़ आपके लिए आती रहे। और मैंने ये सोचा है कि हम लोग फिर से ऑडिट कैसे करते हैं प्रैक्टिकली बिग फोर में, इस पे सीरीज़ स्टार्ट करने वाली हूँ। और स्टार्टिंग से लेकर आपको एंड तक सारी चीज़ें सिखाऊंगी जो एटलीस्ट मुझे आता है। अगर आपको कुछ एडिशन लगे तो उसमें आप मुझे भी बताना, ताकि हम लोग अपनी नॉलेज को और ज़्यादा स्प्रेड कर सके। तो मैं यहाँ पे आपको एक इन्फॉर्मेशन भी दूंगी कि अब मैं ऑडिट सीरीज़ स्टार्ट कर रही हूँ, वो पूरा प्रैक्टिकली होगा। प्रैक्टिकली इन द सेंस, मैं देखो आपको यहाँ पे करवा तो नहीं सकती, बट हाँ एक अंडरस्टैंडिंग दे सकती हूँ कि बिग फोर वगैरह में या बड़ी फर्म्स के अंदर काम कैसे होता है, सो दैट आपको एक आइडिया मिले कि आपको ऑडिट कैसे करना है, और इंटरव्यू वगैरह के अंदर भी, एंड जब आप जॉब वगैरह भी करो तो भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिले उससे। आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आप लोग मुझे अपना फीडबैक दोगे तो मुझे भी लगेगा कि कहाँ पर मैं कुछ अच्छा कर रही हूँ या कहाँ पर कुछ अच्छा नहीं कर रही, सो दैट आई कैन इम्प्रूव। तो चलिए, आज है हमारी ऑडिट सीरीज़ की फर्स्ट वीडियो। उसके अंदर हम लोग जानेंगे कि हाउ डू वी स्टार्ट ऑडिट। जैसे हमें कोई क्लाइंट एलोकेट होता है अपनी फर्म के अंदर कि आपको इस क्लाइंट का ऑडिट करना है, तो कैसे करेंगे उसको, क्योंकि अब बहुत सारे बच्चों को ये डाउट होता है कि अगर क्वेश्चन इंटरव्यू के अंदर भी मेरे पास ये क्वेश्चन आया तो मैं इसका किस तरीके से आंसर करूँगा। तो आपको उसमें भी हेल्प करेगा। तो चलिए वहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी। आज की वीडियो में हम ये तो सीखेंगे ही हाउ डू वी स्टार्ट ऑडिट, और आने वाली वीडियो में हम लोग सीखेंगे व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन टेस्ट ऑफ कंट्रोल एंड टेस्ट ऑफ डिटेल्स। हम लोग अजर्शंस के बारे में सीखेंगे, हम लोग मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट के बारे में सीखेंगे, और हम लोग ये भी सीखेंगे कि ICFR क्या होता है, कौन कौन सी कंपनीज़ पर एप्लीकेबल होता है। तो ये हमारा रहेगा आगे की वीडियोस। तो अभी हमारी फर्स्ट वीडियो हम इसको स्टार्ट करते हैं। देखो, ऑडिट जब भी हमारे को कोई क्लाइंट असाइन होता है, हमारे मन में दो क्वेश्चन आने चाहिए। सबसे पहले, हमें क्लाइंट से क्या क्या रिसीव होगा, एंड दूसरा क्वेश्चन कि हमें क्लाइंट को क्या डिलीवर करना है। हमें क्या रिसीव होगा और हमें क्या डिलीवर करना है, इन दोनों क्वेश्चंस के बीच में ना पूरा ऑडिट एग्जिस्ट करता है। इसी के अंदर हमारी स्टेजेस आ जाती है, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, रिपोर्टिंग। तो अगर हमें यही नहीं पता होगा कि हमें क्लाइंट से क्या मिलने वाला है और हमको क्लाइंट को क्या डिलीवर करना है, तो हम ऑडिट कैसे अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम अपने पहले क्वेश्चन का आंसर करते हैं, व्हाट वी रिसीव फ्रॉम द क्लाइंट। सबसे पहले जब भी हमारे को कोई क्लाइंट मिलेगा तो हमारे को उससे मिलेंगे उसके ड्राफ्ट फाइनेंशियल्स, उसका ट्रायल बैलेंस और उसका लेजर डंप, या फिर उसको GL डंप भी बोल सकते हो। GL डंप में बेसिकली उनके सारे लेजर्स होंगे और उन लेजर्स के अंदर सारी उनकी एंट्रीज होंगी। तो जर्नल केस में हमें ये चीज़ मिलती है। अब जब हमें ये चीज़ मिलेगी तो हम आगे कैसे स्टार्ट करेंगे। जब तक हमारे को क्लाइंट से मेन डाटा नहीं रिसीव होता, तब तक हम लोग जो हमारे पास डॉक्यूमेंट्स आए हैं उनके बेसिस पर एक अंडरस्टैंडिंग खुद लेंगे। अब वो कैसे लेंगे? सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर के साइन फाइनेंशियल्स लेंगे, अगर आपके पास अवेलेबल हो आपके, क्योंकि प्रीवियसली अगर आपकी फर्म ने ऑडिट करा है तो वहाँ से, अगर नहीं भी है तो आप क्लाइंट से भी मांग सकते हो। अब प्रीवियस ईयर का जो साइंड एफएस होंगे ना, उसके अंदर आप पढ़ोगे नोट्स टू अकाउंट्स, अकाउंटिंग पॉलिसी। वहाँ से आपको एक लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग मिलेगी अबाउट द क्लाइंट बिजनेस, क्लाइंट के ऊपर क्या क्या पॉलिसीज एप्लीकेबल है, इस तरीके से। और मैं चलो आपको तब थोड़ा डिटेल में मैंने लिखी हुई कुछ चीज़ें, तो वो मैं आपको अच्छे से समझाती हूँ। जब तक आपको मेन डाटा नहीं रिसीव होता तब तक आपको सबसे पहले रीड करने हैं ड्राफ्ट फाइनेंशियल। अब मैं ड्राफ्ट फाइनेंशियल, आप सोच रहे हो यार मुझे क्या ही समझ में आएगा ड्राफ्ट फाइनेंशियल से। ड्राफ्ट फाइनेंशियल से सबसे पहले तो आपको ये एक आइडिया लगता है कि मेरा क्लाइंट कितना बड़ा है या क्लाइंट कितना छोटा है, इस क्लाइंट के ऊपर मेनली क्या क्या चीज़ें एप्लीकेबल है, बैलेंस शीट के अंदर कौन कौन सी मेजर आइटम है, FDs है, इन्वेस्टमेंट है, क्या क्या चीज़ें। तो हमारे को एक आइडिया लगेगा क्लाइंट के बारे में कि क्लाइंट का बिजनेस कैसा है, क्लाइंट क्या काम करता है। दूसरी चीज़,
हम लोग क्या करेंगे, जो प्रीवियस ईयर्स के नंबर्स आ रहे होंगे और जो उन्होंने करंट ईयर के नंबर दिया है, हम लोग उसमें परसेंटेज निकालेंगे कि मेरा जो नंबर है प्रीवियस ईयर से कितना इंक्रीज़ हुआ है। क्योंकि अब फॉर एग्जांपल के लिए आप अगर सपोज करो एक्सपेंसेस को लेके चलो, आपने एक्सपेंसेस में देखा मेरे 15 एक्सपेंसेस आ रहे हैं, लेकिन सबको चेक करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा डिटेल में। तो मैं क्या करूँगी, उस जब मैंने उनको प्रीवियस ईयर से परसेंटेज लगा के कंपैरिजन करा और देखा कि कितना परसेंट इंक्रीज़ हुआ है, तो आप देखोगे कुछ 4-5 एक्सपेंसेस ऐसे होंगे जिसके अंदर आपका मेजरली इंक्रीज़ हुआ होगा। 4-5 एक्सपेंसेस होंगे जो मेजरली पूरी पॉपुलेशन को कवरेज कर रहे होंगे। तो उस तरीके से आप एक आइडिया बना लोगे कि मेजरली ये वाले एक्सपेंसेस है जिनको मुझे बहुत ध्यान से चेक करना है और मुझे इन एक्सपेंसेस के बारे में कंपनी से नॉलेज भी लेनी है। तो आपने जब एफएस पढ़े तो आपको ये पता चला अच्छा क्लाइंट पे क्या क्या चीज़ें हैं। आप एक रफली रिक्वायरमेंट शीट भी बना सकते हो कि मुझे हर आइटम के लिए क्या क्या चीज़ें क्लाइंट से चाहिए हो सकती है। अगर आपके पास प्रीवियस ईयर के वर्क पेपर होंगे तो आप उनको भी देख सकते हो और वहाँ से भी आपको एक रिक्वायरमेंट लिस्ट बनाने में थोड़ा सा ईजी होगा। तो आपने क्या करा, सबसे पहले तो ड्राफ्ट एफएस को पढ़ा, वहाँ से अंडरस्टैंडिंग ली, आपने प्रीवियस ईयर के साइंड एफएस को पढ़ा, वहाँ से आपने अकाउंटिंग पॉलिसी वगैरह देखी कि क्लाइंट के ऊपर क्या क्या चीज़ें एप्लीकेबल है, क्लाइंट के ऊपर कौन से लॉज वगैरह एप्लीकेबल है, अपने नोट्स अकाउंट देखे। तो ये सारा आपको मिल गया। अब इसके बाद ना, जैसे अब क्लाइंट का रेवेन्यू स्ट्रक्चर है, रेवेन्यू की भी पॉलिसी मेंशन होती है नोट्स अकाउंट में, तो वहाँ से आप थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग लो ताकि जब आप किसी भी लाइन आइटम का वॉक थ्रू करोगे, सपोज आप रेवेन्यू का ही वॉक थ्रू कर रहे हो, तो कुछ चीज़ें अगर आपको पता होगी तो आपको क्लाइंट से, जब क्लाइंट आपको समझा रहा होगा अपनी एक्टिविटीज़ के बारे में कि हमारे यहाँ पे रेवेन्यू कैसे जनरेट होता है, क्या क्या प्रोसीजर्स होते हैं, तो आपको भी एक अच्छे लेवल पे कॉन्फिडेंस आएगा और आप भी क्लाइंट से कुछ क्वेश्चन जो आपके माइंड में है वो भी पूछ सकोगे। क्योंकि मैं आपको बताती हूँ हमें प्रॉब्लम क्या आती है, हम लोग सीधा क्लाइंट के पास गए कि अच्छा आप मुझे अपना रेवेन्यू समझाओ, लेकिन क्या है क्लाइंट समझाया जा रहा है, बट मैंने कभी क्लाइंट का रेवेन्यू खुद देखा ही नहीं अपने प्रीवियस ईयर के वर्क पेपर में कि क्या क्या चीज़ें, तो मैं बस उसकी बातें सुन रही हूँ। लेकिन जब मैं एक्चुअल में काम करना स्टार्ट करती हूँ तो मेरे दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे होते हैं और फिर जब आप वो सारे क्वेश्चन क्लाइंट के पास लेके जाओगे, वो कहेगा मैम मैंने तो आपको पहले से ही सारा एक्सप्लेन करा हुआ है, अब आप क्यों पूछ रहे हो। हर समय बार बार क्लाइंट के पास नहीं जाया जा सकता है, तो बेटर है कि आप जो भी चीज़ की अंडरस्टैंडिंग क्लाइंट से लेने वाले हो, जिस भी एरिया का वॉक थ्रू आप करने वाले हो, अगर आप थोड़ा सा भी अकाउंटिंग पॉलिसी नोट्स अकाउंट्स या प्रीवियस ईयर के वर्क पेपर से देख के जाओगे तो आपको भी एक थोड़ा बहुत लेवल का आइडिया होगा। और जब आपको क्लाइंट समझा रहा होगा उस एरिया के बारे में तो आप अच्छे से समझ पाओगे, कॉन्फिडेंस आएगा आपको पूरा, और इवन आप खुद से भी क्वेश्चंस वगैरह पूछ सकते हो उस चीज़ के बारे में। और आप साथ में रिक्वायरमेंट लिस्ट भी प्रिपेयर कर पाओगे। रिक्वायरमेंट लिस्ट को हम बोलते हैं कैश, क्लाइंट असिस्टेड शेड्यूल बोल सकते हैं या फिर क्लाइंट ऑडिट शेड्यूल होता है। इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, एरिया बाय एरिया वाइज, सबसे हमने पीएल उठाया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसमें हमने रेवेन्यू उठाया, देखा क्या क्या चीज़ें हैं और एक लेवल पे रिक्वायरमेंट लिस्ट बना ली कि मुझे क्लाइंट से ये चाहिए। तो जैसे जैसे आप देखते जाओगे ना आपको भी एक अंडरस्टैंडिंग मिलती जाएगी। तो ऐसे करके आप एक क्लाइंट असिस्टेड शेड्यूल या फिर क्लाइंट ऑडिट शेड्यूल भी बनाओगे। तो ये होता है हमारा स्टार्टिंग का फेज कि हमें क्लाइंट से सिर्फ अभी क्या रिसीव हुआ, मुझे सिर्फ क्लाइंट से ड्राफ्ट एफएस रिसीव हुए और मुझे क्लाइंट से जीएल डम वगैरह वो रिसीव हुआ। तो मैं एक लेवल पर ये कि उनको पढ़ के एक अंडरस्टैंडिंग ले लूँगी कि क्लाइंट का बिजनेस कितना बड़ा है, इस क्लाइंट पे क्या क्या चीज़ें एप्लीकेबल है, ताकि मुझे एक लेवल ऑफ आइडिया मिल जाएगा। और दूसरा, मैं प्रीवियस ईयर से नंबर कंपेयर कर लूँगी ताकि जब भी मैं किसी एरिया पे काम करूँ और अंडरस्टैंडिंग लूँ तो मैं एक बार ये भी पूछूँ कि आपके इस वाले एक्सपेंस में इतना ज़्यादा चेंज हुआ है, इस बार आपने क्या करा। उस समय वो चीज़ें समझनी आपके लिए ज़्यादा ईजी हो जाएगी। अब आता है हमारा सेकंड क्वेश्चन कि हमने पहले बात करी कि व्हाट वी रिसीव, सेकंड क्वेश्चन हमारा था व्हाट वी नीड टू डिलीवर, हमें क्लाइंट को क्या डिलीवर करना है। ये चीज़ें भी हमें पहले से ही तो पता होती है, हम लोग क्या डिलीवरेबल संभालने क्या होते हैं। हम लोग क्लाइंट को
ऑडिट रिपोर्ट देते हैं और हम क्लाइंट को फाइनेंशियल देते हैं। बेसिकली सबसे पहले हम फाइनेंशियल सारे अच्छे लेवल पे चेक करते हैं, अपने लेवल पे नंबर कंफर्म करते हैं। फिर जब हमारा सारा ऑडिट कंप्लीट हो जाता है, नंबर्स फाइनल हो जाते हैं, तो क्लाइंट हमें साइन फाइनेंशियल देता है और उसके बाद हमारा जो पार्टनर है हम लोग साइन करते हैं उसके ऊपर। तो हम लोग क्या क्या देते हैं, हमारे लिए डिलीवरेबल्स क्या हुए, ऑडिट रिपोर्ट हो गई और हमारे साइन फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो गई। इसके अलावा भी अगर कोई और डॉक्यूमेंट मतलब एज पर द ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी होती है, जैसे कई जगह पे होता है कि हम लोग लेटर ऑफ रिप्रेजेंटेशन लेते हैं मैनेजमेंट से, या इंगेजमेंट लेटर्स वगैरह होता है, तो वो वाली चीज़ें अलग से। मेन जो डिलीवरेबल्स होते हैं वो ऑडिट रिपोर्ट या कोई और रिपोर्ट और हमारे फाइनेंशियल्स होते हैं। तो ये एक मैंने आपको लेवल पे समझाया ऑडिट के बारे में कि हमें क्या रिसीव हुआ और हमें क्या डिलीवर करना है। इसमें आपको मैं एक चीज़ और बताऊंगी कि वॉक थ्रू क्या होता है। देखो, आप हमेशा ये याद रखना, जब भी हम ऑडिट कर रहे हैं, डेटा रिसीव आगे हो गया हमारे को, अब हमको पहले एक एक चीज़ को अंडरस्टैंड करना है, क्योंकि जब तक हमें अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाएगी तो हमारा जब रिव्यू होगा हम कैसे समझाएंगे कि कोई भी चीज़ क्या है। रेवेन्यू के अंदर सपोज करो उनकी 2-3 स्ट्रीम्स है, उनको अलग अलग जगह से रेवेन्यू आते हैं, उनके मॉडल्स रेवेन्यू के अलग अलग है। तो जब तक हम समझेंगे नहीं तो हम कैसे किसी को समझा पाएंगे। तो उसके लिए हमें करना पड़ता है वॉक थ्रू। वॉक थ्रू हम किसी भी चीज़, किसी भी बिजनेस एक्टिविटी का कर सकते हैं, पेरोल का कर सकते हैं, रेवेन्यू का कर सकते हैं, एक्सपेंसेस का कर सकते हैं, कैश एंड बैंक का कर सकते हैं। जिस भी आइटम के बारे में आपको समझना है कि इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम किस तरीके से होता है, तो वो जो वॉक थ्रू होता है उसके 5 स्टेप्स होते हैं। 5 स्टेप्स कैसे होते हैं? सबसे पहले होता है अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस एक्टिविटी। बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया पेरोल के बारे में ही, कि सबसे पहले हम ये बोलेंगे कि आप बताओ आपका पेरोल का स्ट्रक्चर मतलब कैसा है, कि क्या आपकी पेरोल के लिए डिपार्टमेंट अलग है, फिर वहाँ पे कैसे कैसे आपकी सैलरी शीट जनरेट होती है, सैलरी कब आपकी प्रोसेस होती है, क्या क्या जो भी आपको सैलरी पेरोल से पूछना है तो वो सारी चीज़ें आप उनसे पूछोगे। तो अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस एक्टिविटी। फिर नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या आ जाएगा, अंडरस्टैंडिंग द कंट्रोल एनवायरनमेंट एंड आइडेंटिफाई द रिस्क ऑफ मटीरियल मिसस्टेक। फिर हम ये चेक करेंगे कि जो पेरोल का खर्चा है, जो पेरोल की एक एक्टिविटी है, उस पर कंट्रोल क्या लगा रखे है मैनेजमेंट ने। मतलब क्या ऐसा होता है कि सपोज एक पर्सन जो एग्जीक्यूटिव है, सपोज फॉर एग्जांपल के लिए उसने सैलरी शीट बनाई, तो उसको कोई अप्रूव करता है सैलरी पेमेंट होने से पहले, क्या किसी का अप्रूवल लिया जाता है? तो ये क्या कंट्रोल क्या है? क्योंकि ऐसे तो नहीं है ना कि कोई भी एक बंदा होगा जो सैलरी शीट बनाएगा और पेमेंट प्रोसेस करा देगा। देयर आर सम कंट्रोल्स कि जो सैलरी जाए सही तरीके से जाए। कोई होगा ना सीनियर लेवल का बंदा जो एक बार वो चेकिंग भी करता होगा सैलरी की। तो हमने सबसे पहले समझा पेरोल के बारे में, फिर हमने पूछा अच्छा कंट्रोल्स क्या है उसके ऊपर, और उन कंट्रोल के बेसिस पर हम आइडेंटिफाई करते हैं कि यहाँ पर रिस्क ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट क्या हो सकता है। पता चला कि कुछ केसेस के अंदर सैलरी डायरेक्टली बैंक ट्रांसफ़र होता है, कुछ केसेस के अंदर सैलरी चेक से जाती है। तो ऐसा क्यों होता है, ठीक है, और किस बेसिस पे होता है, क्या इसके लिए कोई उनके प्रोसीजर है। तो बेसिकली हम अंडरस्टैंड करेंगे कि कंट्रोल एनवायरनमेंट क्या है, उस बेसिस पे हमें पता चलेगा कितना रिस्क इन्वॉल्व है उस एक्टिविटी के अंदर। आइडेंटिफाई द रिस्क ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट। अब देखो, हमने रिस्क ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट देख लिया, तो जो हमने ऊपर समझे कंट्रोल्स क्या है, तो हम उन कंट्रोल की करेंगे कंट्रोल टेस्टिंग। कि उन्होंने ये बोला कि हमारे एग्जीक्यूटिव ने सैलरी बनाई, उसके बाद हमारा एएम है वो उस सैलरी को चेक करता है, तो हम उनसे मांगेंगे डॉक्यूमेंट कि आप दिखाओ कि कैसे आपको पता चला। वो मेल भी हो सकती है कि एक बंदे ने मेल बनाई अपने सीनियर को भेजी, सीनियर ने उस मेल पे रिवर्ट करा येस आई हैव चेक द सैलरी दैट इज़ फाइन। फिर उन्होंने बोला एक हमारा अथोराइज पर्सन है, सैलरी शीट वहाँ पे अपलोड करी जाती है एंड देन पेमेंट होती है, ऐसे बैंक से एडवाइस बनती है। तो ये उन्होंने बताया, तो यहाँ पे हम लोग करेंगे कंट्रोल टेस्टिंग, परफॉर्म कंट्रोल टेस्टिंग टू चेक कि उन्होंने जो एक्चुअल में हमें बोला कि हमारा जो एग्जीक्यूटिव है वो मेल करता है सीनियर को, तो हम बोलेंगे मेल दिखाओ
कि भाई AM ने मेल का रिप्लाई करा हुआ होगा कि येस आई हैव चेक द सैलरी, एंड फिर जब पेमेंट हुई होगी तो वहाँ पे आपके सीनियर मैनेजमेंट के साइन वगैरह जो भी है अप्रूवल हमें बताओ। तो परफॉर्म कंट्रोल टेस्टिंग टू चेक द डिज़ाइन कि क्या जो उन्होंने कंट्रोल बनाए थे वो मतलब कंट्रोल एक्चुअल में बने हैं भी या नहीं बने हुए, एंड ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ द कंट्रोल। सबसे पहले तो हमने ये चेक करा कि क्या क्लाइंट ने कंट्रोल एक्चुअल में बनाए थे भी या नहीं, और अगर बनाए थे तो क्या वो इफ़ेक्टिवली ढंग से काम कर रहे हैं भी या नहीं। अब देखो, अगर हमने देखा कि क्लाइंट ने जिस तरीके से हमें प्रोसीजर समझाया था, अपनी पूरी बिजनेस एक्टिविटी अंडरस्टैंड करवाई थी, जिस तरीके से उसने अपने कंट्रोल बता रखे थे, हमने देखा यस कंट्रोल बने हुए भी है और कंट्रोल ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस से काम भी करते हैं। तो ये हमारा डिसाइडिंग फैक्टर होगा कि जब हम सब्सटैंटिव टेस्टिंग, जो कि हमारी डिटेल टेस्टिंग होती है, हमें वो कितने लेवल पे करनी है। अब हमेशा देखना इन्वर्स रिलेशनशिप होता है कंट्रोल टेस्टिंग के अंदर और सब्सटैंटिव टेस्टिंग के अंदर। सब्सटैंटिव टेस्टिंग हम बोलते हैं टेस्ट ऑफ डिटेल को। अगर मेरे कंट्रोल अच्छे हैं तो कहीं ना कहीं मेरी जो डिटेल टेस्टिंग होगी वो थोड़ी कम हो जाएगी, बिकॉज मुझे कंट्रोल पे रिलायंस आ गया है। लेकिन अगर मैंने देखा कि कंट्रोल तो भाई अच्छे नहीं है तो मुझे डिटेल टेस्टिंग करनी पड़ेगी। कंट्रोल अच्छे नहीं है, इससे मैं ये नहीं बोल सकती कि देयर इज़ अ मिस स्टेटमेंट, ठीक है, देयर इज़ अ डेफिशिएंसी इन कंट्रोल। बस उसके लिए मुझे जो टेस्ट ऑफ डिटेल, जो कि मेरा वाउचिंग, वेरिफिकेशन, डिटेल लेवल पे चेकिंग है, वो थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा टू गेट दी रीजनेबल अश्योरेंस। ओके, तो हम डिटरमाइन करेंगे द नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ द सब्सटैंटिव टेस्टिंग बेस्ड ऑन द रिजल्ट ऑफ कंट्रोल टेस्टिंग। कि जो हमने कंट्रोल टेस्टिंग करी उसके बेसिस पे हमें पता चला कि कंट्रोल अच्छे थे या कंट्रोल अच्छे नहीं थे, तो हम डिसाइड करेंगे कि किस नेचर का, किस टाइमिंग पे और किस एक्सटेंट तक हमको सब्सटैंटिव टेस्टिंग करनी है। तो हमने अब यहाँ पे डिसाइड कर लिया। बेसिकली हम सैम्पल्स वगैरह निकालेंगे। कंट्रोल अगर अच्छे नहीं है तो जनरली हमारे सैम्पल थोड़े ज़्यादा निकलेंगे, और अगर कंट्रोल अच्छे है तो हमारे सैम्पल्स थोड़े से कम निकलेंगे। फिर हम करेंगे परफॉर्म सब्सटैंटिव टेस्टिंग, क्योंकि हमने अभी निकाला नंबर ऑफ सैम्पल्स। अब हम करेंगे सब्सटैंटिव टेस्टिंग परफॉर्म, जो कि होता है हमारा वाउचिंग, वेरिफिकेशन, टेस्ट ऑफ डिटेल जिसको हम बोलते हैं, और एक होता है एनालिटिकल टेस्टिंग। एनालिटिकल टेस्टिंग बेसिकली क्या होता है कि हम एक एक्सपेक्टेशन ड्रॉ करते हैं माइक्रो लेवल पे कि कितना मिस स्टेटमेंट हो सकता है, और टेस्ट ऑफ डिटेल होता है हमारा वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन। लास्ट हमारा इसके अंदर स्टेप होता है कंक्लूजन एंड रिपोर्टिंग, कि हम जिस भी आइटम को चेक कर रहे थे, जैसे हम पेरोल को चेक कर रहे थे, तो हम वहाँ लिखेंगे कि हमने कंक्लूड करा क्या कोई यहाँ पे मिस स्टेटमेंट निकली या नहीं निकली। तो मैं आप लोगों के लिए एक बार जो वॉक थ्रू के स्टेप्स है वो आपको गो थ्रू करा देती हूँ। अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस एक्टिविटी, क्लाइंट की बिजनेस एक्टिविटी को अंडरस्टैंड करेंगे। अंडरस्टैंडिंग द कंट्रोल एनवायरनमेंट, कि क्या क्लाइंट के प्रीमाइसेस पर उस एक्टिविटी से रिलेटेड कुछ कंट्रोल प्रेजेंट है, मतलब कुछ कंट्रोल है भी या नहीं, और उस बेसिस पे आइडेंटिफाई करेंगे कि रिस्क क्या हो सकता है। उसके बाद हम क्या करेंगे, कंट्रोल टेस्टिंग, कि उन्होंने जो कंट्रोल बताए उसकी टेस्टिंग करेंगे कि क्या वो कंट्रोल एक्चुअल में एग्जिस्ट करते हैं भी या नहीं, और ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस से काम कर रहे हैं भी या नहीं। फिर हम डिसाइड करेंगे नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ सब्सटैंटिव टेस्टिंग ऑन द बेसिस ऑफ रिजल्ट ऑफ कंट्रोल टेस्टिंग। फिर हम परफॉर्म करेंगे सब्सटैंटिव टेस्टिंग, देन लास्ट में कंक्लूजन एंड रिपोर्टिंग। तो ये वीडियो में मैं आपको इतना समझाना चाहती थी। आपको वॉक थ्रू से रिलेटेड फिर भी कुछ भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। जितना मेरी नॉलेज के हिसाब से होगा मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी, और अगर कहीं पे आपको लगे कि मैंने कुछ गलत बोला तो वहाँ पर भी मुझे ज़रूर बताना, ताकि मैं अपनी नॉलेज को अपग्रेड कर सकूँ। ऐसे ही मैं अब आप लोगों के लिए बहुत अच्छी वीडियोस लाने वाली हूँ, तो प्लीज़ आप लोग मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, तो उससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी और जल्दी जल्दी वीडियो आ पाएगी। और मैंने आपको बता दिया कि आगे के हमारे टॉपिक्स और क्या होने वाले हैं। हम TOD के बीच में डिफरेंस सीखेंगे, मटीरियलिटी के बारे में सीखेंगे, हम लोग असर्शंस के बारे में डिटेल में बात करेंगे, और हम लोग उसके बाद अपने जो एरियाज़ है एरिया वाइज ढंग से चेकिंग सीखेंगे कि हमारे को क्या क्या चीज़ें चेकिंग करनी पड़ती है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी होगी।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।